silent. Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस, यू आर कीपिंग अप विद योर प्लान्स, आपका स्केड्यूल, आपके रिवीजन प्लान्स जो कि ऑब्वियसली स्केड्यूल के अंदर ही आता है, तो बट मेक श्योर कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्केड्यूल. ऐसा मत करें कि वो एक तरफ रिवीजन एक तरफ, आज ये कवर करना है और उसमें रिवीजन ही नहीं है. तो मेक श्योर कि आप अपने प्रिपरेशन प्लान को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर रहे हो, राइट. स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो पढ़ तो हर कोई रहा है, तैयारी हर कोई कर रहा है, लेकिन स्मार्ट और इनोवेटिव वे वो बहुत काम आता है. आज के सेशन में ये आर्टिकल्स हैं आपके सामने हैं दैट वी हैव टू कवर. विल टॉक अबाउट इट, विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस. तो without taking any time, let us simply start the session and have a look over the very first article that you are seeing in front of you is climate change. Just a second. Climate change performance index. राइट. सो हेयर व्हाट दिस इंडेक्स इज, इसके बारे में बात करेंगे. और इस इंडेक्स की हाईलाइट्स क्या हैं. ये बेसिकली आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राइट. एंड यहाँ पर टॉप परफॉर्मर, ये इंडेक्स कौन लेकर आता है, ये सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स से एसोसिएटेड. फिर उसके बाद ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो एनीवे इंपॉर्टेंट है ही सही, ठीक है. देन यू हैव नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. अब ये मिशन कैसा है, क्यों है ये मिशन न्यूज के अंदर, तो जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से आप इसको लिंक कर सकते हो. इस मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, वो सारी बातें होंगी, राइट. देन यू हैव ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव. मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये डिस्कशन करेंगे इसमें. देन नेक्स्ट इज अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम. तो ये कैसा प्रोग्राम है और क्या होगा इसके अंदर, क्या डिस्कशन है. अडॉप्ट हेरिटेज आज बेसिकली जो भी हमारा लेक्चर है ना, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशंस के कैटेगरी में ज्यादा फॉल कर रहा है, क्योंकि चाहे वो मिशन हो, ये इनिशिएटिव हो, ये प्रोग्राम हो, ये उसी कैटेगरी के लिस्ट में चले जाते हैं, राइट. और ग्रीन टर्टल स्पीशीज इन न्यूज से एसोसिएटेड ये आर्टिकल है. तो ग्रीन टर्टल कहाँ पाए जाते हैं और इसके चलते हम एक मेडिटेरेनियन सी के बारे में भी पढ़ेंगे आज, जो कि आपके मैप के प्रैक्टिस से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम, लेट्स सिंपली स्टार्ट द सेशन विद दिस फर्स्ट आर्टिकल. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि बाकियों को भी पता चले इन लेक्चर के बारे में. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Okay, so National Mission for Clean Ganga. It recently signed Memorandum of Common Purpose (MOCP) with Mississippi River Cities and Towns Initiative, which represents 124 towns situated along the banks of Mississippi River, the United States. तो यहाँ से एक तो आपके लिए होमवर्क है, आपको मिसिसिपी रिवर के बारे में पढ़ना है. रही बात इस पर्टिकुलर न्यूज की, तो ये न्यूज बेसिकली ये है कि जो हमारा नेशनल मिशन है फॉर क्लीन गंगा इंडिया का और मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव यूएस का, दे हैव अग्रीड टू वर्क टुगेदर. साथ में काम करेंगे. दे साइंड मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस. पर्पस कॉमन है ना. दिस इनिशिएटिव इन्वॉल्व्स हाउ मेनी सिटीज, 124 सिटीज एंड टाउन्स दैट आर लोकेटेड अलोंग द मिसिसिपी रिवर. यूएस में है, तो एक बार मैप में देख लेना. इस कोलैबोरेशन का मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं. सी, इट इज लाइकली टू शेयर आइडियाज, शेयर नॉलेज एंड द एफर्ट्स टू कीप गंगा रिवर इन इंडिया एंड मिसिसिपी रिवर इन यूएस क्लीन एंड हेल्दी. तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दे वांट टू वर्क टुगेदर कि भैया कॉमन चैलेंजेस हैं, एड्रेस साथ में करते हैं,
रिवर कंजर्वेशन को लेके ही तो है सारा कुछ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके ही है सारा कुछ. सो दिस पार्टनरशिप इज अ वे फॉर बोथ द कंट्रीज टू कम टुगेदर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. जो गलतियां हम शायद कर रहे हैं वो हमें अपने सोल्यूशंस दे पाए, जो वो कर रहे हैं क्या पता वो हमसे कुछ सीख पाए. सो इट इज वे यू लर्न फ्रॉम ईच अदर टू मेक श्योर एट लास्ट रिवर्स स्टे हेल्दी एंड सस्टेनेबल. तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, it is a mission. It's like it is a registered society under Ministry of Jal Shakti. So it's like a team that is formed by Indian government, especially under this Ministry of Jal Shakti. इसका मेन काम क्या है? ये सब कुछ, ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसका पर्पस, इट एक्टेड एज द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ दिस, इट हैज बीन डिस्कवर्ड. ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो ये मत सोचना कि कहाँ से पढ़ा रही हूँ. तो एवरीथिंग इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. आई एम एक्सप्लेनिंग इट. लाइन्स आप खुद बाद में रीड कर सकते हो. तो इसका मेन जॉब है टू डू थिंग्स दैट विल स्टॉप, दैट विल कंट्रोल एंड दैट विल रिड्यूस द पॉल्यूशन इन गंगा रिवर. इसीलिए ना मिशन फॉर क्लीन गंगा. सो इट इंश्योर्स दैट देयर इज ऑलवेज एनफ वाटर फ्लोइंग इन द रिवर टू कीप इट हेल्दी. ठीक है. बिफोर NMCG, National Mission for Clean Ganga, used to work closely with another group, that is National Ganga River Basin Authority. So it acted as the implementation arm of this authority. ये 1986 में under Environment Protection Act it was created. ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना. 2016 के अंदर this authority was dissolved and this new group that is called as National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River, which is now known as National Ganga Council, it was set up. Referred to as we say it as National Ganga Council. So this authority was dissolved. 2016 के बाद National Ganga Council came into effect. तो National Ganga Council, National Mission for Clean Ganga है. So यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल है. वांट टू मेक श्योर दैट गंगा रिवर इज क्लीन. सो इट प्लान्स टू डू दीज थिंग्स बाय यूजिंग दिस मेथड दैट कंसीडर्स दैट होल एरिया अराउंड द रिवर, नॉट जस्ट वन पार्ट. राइट. सो यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू गंगा रिवर. सिंपल एज दैट. क्लीनिंग एंड रिवाइविंग गंगा रिवर. सेकेंड, कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. Ensure effective abatement of pollution, rejuvenation of river Ganga. Then to maintain minimum ecological flow in river Ganga. That means you want to make sure that there is always a minimum amount of water flowing in the Ganga river. It is very important to keep the water quality good and to support the environment around the river. So coordinating different activities means making sure कि various groups, organizations, they work together to achieve the goal of cleaning and rejuvenating Ganga, right? This point. As far as structure is concerned, how NMCG, National Mission for Clean Ganga, is set up. So it has two-part management structure, Governing Council और Executive Committee. So it's two-tier management structure. एक Governing Council है और एक Executive Committee है. दोनों ही, both of them are headed by Director General. ठीक है. सो गवर्निंग काउंसिल की बात करूं, सो दिस इज लाइक अ बिग डिसीजन मेकिंग ग्रुप. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट चॉइसेस, इंपॉर्टेंट प्लान्स फॉर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. सो द गवर्निंग काउंसिल इज लेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG. एग्जीक्यूटिव कमेटी इज अ ग्रुप दैट हेल्प्स इन पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शंस. एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एग्जीक्यूट करेगी. सो दे टेक केयर ऑफ डे टू डे वर्क, मेक श्योर एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान्ड. So like the governing council, executive committee is also led by director general, right? Executive committee has the power to give approval for projects up to rupees 1,000 crores. ठीक है. So the committee can say yes to the plans and projects that cost up to a certain amount of money, 1,000 crores, without needing to get permission from higher authorities. ऐसे लगा लो. Then you have Similar to the structure at national level, आपको दिखेंगी state program management groups. In each state, there are these groups. These groups are like teams that carry out the plans that are made by State Ganga Committee. Important है, ये statements बनेंगी prelims में. Prelims में simple ministry पूछ के अगर आपको छोड़ दें, तो क्या ही है फिर वो 2024 का prelims, है ना?
हर साल यूपीएससी का एक लेवल बढ़ता है और हर साल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं. सो मेक श्योर कि अगर आप वही पुरानी स्ट्रैटेजी अपनाएं जो पिछले 10-15 साल से अपनाई जा रही है तो वो नहीं है. हालांकि आपको एक देखो स्मार्ट अप्रोच यही है कि वहां से समझदारी से जितना लेना है उतना लें. बाकी आपको भी समझना है कि जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है एग्जाम भी, तो वैसे वैसे आपको अपनी सोच को भी और बढ़ाना पड़ेगा कि ऐसे वो स्टेटमेंट्स यहाँ से डाल सकते हैं. So, Director General of NMCG is an additional secretary in the government of India. ये सारी lines directly prelims में as it is पूछी जा सकती है. Next is your another news, that is recently United Nations Children's Funds Generation Limited in collaboration with Indian Ministry of Environment, Forest and Climate Change unveiled Green Rising Initiative at Conference of Parties 28 in Dubai. क्या है ये Green Rising Initiative? ये एक प्रोजेक्ट है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है दैट इज अनवील्ड बाय यूनिसेफ्स जनरेशन अनलिमिटेड एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. क्या कहता है ये इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव कहता है कि देखो, इट इज ऑल अबाउट गेटिंग यंग पीपल इन्वॉल्व इन डूइंग थिंग्स दैट हेल्प द एनवायरनमेंट. हर चीज, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग एट कम्युनिटी लेवल. So the idea is to tackle the serious problems that are caused by climate change by encouraging young people to take action. तो ये initiative कहता है कि it wants young people to play a big role in making a positive impact on the environment. They believe that कि अगर youth involve होगा, so they can make a real difference in dealing with the effects of climate change. समझ आई बात? तो ये है न्यूज़. यूनाइटेड नेशंस, अच्छा ये तो यूनिसेफ के बारे में पॉइंट्स हैं. मैंने आपको यहाँ पर ये इनिशिएटिव क्या कहता है ये मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. या सो ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव इज अ big teamwork effort involving UNICEF, Generation Unlimited and various partners from public, private and youth groups. So it's not just about one country. It's a global effort to bring together people from different backgrounds to work on environmental issues. Main goal यही है to get millions of people around the world involved in the projects that help the environment. Right? इंडिया का जैसे आपको एक कैंपेन होगा, आपको पता हो तो युवा कैंपेन, दिख नहीं रहा है बट सुना तो सबने ही है अभी. युवा कैंपेन मतलब कलर नहीं दिख रहा है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस ब्रॉडर इनिशिएटिव. ये कैंपेन क्या है? दिस कैंपेन फोकसेस ऑन गेटिंग यंग पीपल इन इंडिया टू लीड द प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट दैट हैव रियल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड स्पेशली एट द कम्युनिटी लेवल. अगर रही बात यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. It was created in 1946 by United Nations General Assembly, mainly to provide urgent food and healthcare assistance. किसको? बच्चों को, मदर्स को, ऐसी कंट्रीज में that were affected by the aftermath of World War II. ठीक है. So UNICEF is a big source of information about the well-being of children worldwide. इसका प्राइमरी गोल है to ensure that every children, regardless of कि कहाँ रहते हैं, they should have access to essential services, healthcare, education, nutrition, protection, right? Funding that doesn't have its मतलब own money, मैं simple terms में बताऊं तो it relies entirely on support from government, private donors, right? So these contributors give the funds that are needed for UNICEF's programs and activities. रही बात executive board की, so it is made up of how many members? UPSC पूछेगी 36 member states, and they get elected for how many years? 3-year term by Economic and Social Council of UN. So the seats are distributed based on regions. Africa की 8 seats, Asia की 7, Eastern Europe की 4, Latin America, Caribbean की 5, Western European and others की 12. ये है सीट एलोकेशन और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर. ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव क्या है ये मैंने आपको बता दिया. एंगेजिंग यूथ फॉर इम्पैक्टफुल एनवायरमेंटल एक्शंस एंड main goal is to mobilize million of young people worldwide, encouraging their active participation in green initiative. और इंडिया का जैसा युवा कैंपेन है वो भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल जो है दैट इज रिगार्डिंग ग्रीन टर्टल. यहाँ पर आई डोंट नो व्हाई टर्टल इज नॉट कमिंग, बट लेट मी चेंज द स्लाइड. हाँ,
As per the study, the rising global temperatures could lead to an increase in the nesting range of green turtles in the Mediterranean Sea. तो ग्रीन टर्टल के बारे में पढ़ेंगे. ये ऐसे स्पीशीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, टर्टल्स. अच्छा, तो हमारे लिए मेडिटेरेनियन सी भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है. मैप में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अबाउट मेडिटेरेनियन सी, है ना. कहाँ पड़ता है, बाकी कौन सी यहाँ से स्ट्रेट गुजरती हैं, यहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है, तो ये सारी बातें मेडिटेरेनियन सी के लिए इंपॉर्टेंट है. मैप में जब तक नहीं देखोगे तो बॉर्डरिंग और कौन सी कंट्रीज लगती हैं इससे, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली लेट अस टॉक अबाउट ग्रीन टर्टल्स. ठीक है. सो एज फार एज ग्रीन टर्टल्स आर कंसर्न, न्यूज ये है कि मतलब जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो it might change where these turtles choose to lay their eggs in the Mediterranean Sea. तो it will affect their nesting habitats. ऐसी बात है. ग्रीन टर्टल क्यों बोलते हैं, ग्रीन टर्टल कहाँ पाए जाते हैं, क्या ये लार्जेस्ट सी टर्टल्स हैं? यस. दे आर यूनिक. यस. क्यों? क्योंकि दे आर दी ओनली हर्बीवोर्स अमंग डिफरेंट सी टर्टल्स. इसका मतलब दे मेनली ईट प्लांट्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी डाल देगी ये लाइन कि क्या ये ओनली हर्बीवोर है. ओनली टर्म्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कभी कभार हमें लगता है ओनली जैसी स्टेटमेंट्स हमेशा गलत ही होती हैं अधिकतर, बट नॉट ऑलवेज, जैसे कि ये एक्सेप्शन है. अच्छा, दे आरंट कॉल्ड ग्रीन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर शेल्स. इट्स बिकॉज देयर कार्टिलेज एंड फैट हैव अ ग्रीनिश ह्यू ऑल्सो. मैंने आपको पिक्चर दिखाई. In the Eastern Pacific, there's a group of green turtles that have darker shells. So local communities refer to them as black turtles. कहाँ? Eastern Pacific में. So green turtles eat seagrasses and algae, which maintains the seagrass beds and makes them more productive. Right? They play a role in keeping underwater areas healthy. So these turtles travel long distances between places where they eat and the beaches where they were born. So बहुत बड़ी जर्नी है इनकी माइग्रेशन की. The temperature at which their eggs are incubated determines कि what will be the sex of the baby turtle. This means that changes in temperature, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ, can it impact the ratio of male to female turtles? Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि the sex of their offspring is dependent on the incubation temperature. यूपीएससी पूछेगी और आपको कहना पड़ेगा yes, right? और रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, ये सारा मैंने आपको बता ही दिया. दे आर फाउंड मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स. IUCN में एंडेंजर्ड में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है. थ्रेट यही है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, इलीगल ट्रेड होता है. और रही बात मेडिटेरेनियन सी की, देखो वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, आपको सारे पता होने चाहिए यहाँ पर कौन कौन से सी पड़ते हैं. लाइक दिस, ये पूरी अरेंजमेंट. ऊपर अगर मैं जाऊँ तो कौन सा सी पड़ता है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ब्लैक सी है, तो इधर कौन सी स्ट्रेट पड़ती है, बॉस्फोरस स्ट्रेट. इधर लीबिया है, ट्यूनेशिया है, अल्जेरिया है. इधर कौन सी स्ट्रेट पड़ती है, अटलांटिक ओशन से ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इधर ऊपर चलो तो ये एड्रियाटिक सी है, नीचे आयनियन सी है, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल सी दैट इज बॉर्डर्ड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ, ऊपर देखो यूरोप पड़ता है, नीचे देखो इधर ईस्ट में देखो एशिया पड़ता है. ऊपर चले जाओ यूरोप पड़ने लग गया, नीचे जाओ ईस्ट में जाओ एशिया पड़ने लगा, साउथ में चले जाओ तो आपका अफ्रीका लग जाता है. अगर आप देखो वेस्ट की तरफ तो मेडिटेरेनियन सी इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन. ये मैं आपको जो दिखा रही हूं इधर वाया दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो मैंने आपको बताया. तो ये आपको मैप में देखनी पड़ेंगी चीजें. और अगर आप इधर साइड चले जाते हो तो मैंने आपको बताया ब्लैक सी से कनेक्टेड है ये वाया दर्दनली स्ट्रेट, सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट. रेड सी से भी कनेक्टेड है वाया सीज कनाल. और द रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. अगर आपने पढ़ा हो अपनी ज्योग्राफी में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में, जहां पर आपको माइल्ड वेट विंटर्स देखने को मिलेंगी, हॉट ड्राई समर देखने को मिलेगा. अच्छा, यहाँ का पानी कैसा है? दे आर मोर सेलाइन एज कंपेयर टू द वाटर ऑफ अटलांटिक. अटलांटिक और मेडिटेरेनियन में कॉन्टिन्यूस वाटर मूवमेंट होती रहती है थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. ठीक है, दिस कैन बी द रीजन. यूपीएससी पूछेगी क्या ये रीजन है? रिसेंटली
The deadline for submission of applications for Adopt a Heritage 2.0 program has been decided as 31st of December 2023. Now, let us talk about this particular program. 2017 में ये प्रोग्राम आया था और इट्स 2.0 जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इट्स अ प्रोग्राम दैट हैज बीन रिवैम्प्ड फ्रॉम इट्स अर्लियर वर्जन. सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इन द कंट्री. जैसे एक हेरिटेज को अडॉप्ट कर लो, कौन करेगा वो भी आपको बताऊंगी. So the program follows a law that is called Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act. This act of 1958. ठीक है. This law helps in deciding कि what kind of facilities are needed for different monuments. So the program wants to work together with private companies, public sector companies, trusts, societies, NGOs. So these groups can use their corporate social responsibility fund, CSR funding. जहां पर कॉर्पोरेट्स का भी तो बनता है ना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है. सो दे हैव दैट फंड टू हेल्प टू प्रोवाइड टू टेक केयर ऑफ द एमिनिटीज एट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स. सो द प्रोग्राम इज क्लियर अबाउट व्हाट इट मीन्स. एमिनिटीज जैसे मॉन्यूमेंट के पास व्हाट आर द फैसिलिटीज, व्हाट आर द सर्विसेज, है ना, ताकि आप वहां पर टू मेक दैट विजिटिंग बेटर. सो दैट इज द पॉइंट. डेडलाइन जो है फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस इफ दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम वो 31 दिसंबर है. राइट. अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैबोरेशन में एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ. 2017 में सितंबर में वर्ल्ड टूरिज्म डे के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था. अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो इन्वाइट करती है डिफरेंट एंटिटीज, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट बिजनेसेस, इवन इंडिविजुअल्स कि वो इसका पार्ट बन सकते हैं. तो इन एंटिटीज को एनकरेज किया जाता है टू बिकम व्हाट वी कॉल एज मॉन्यूमेंट मित्रास. मतलब आप इसकी जिम्मेवारी ले लो, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो. मॉन्यूमेंट मित्रा कौन हो गए? दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग एंड अपग्रेडिंग द बेसिक एंड एडवांस्ड एमिनिटीज बोथ, जो भी मॉन्यूमेंट चूज किया एंड द टूरिस्ट साइट अक्रॉस इंडिया. In return for their support, monument mitras get recognition. Right? That is the scenario. So the corporate sector is expected कि भैया CSR funds हैं आपके, use it for the upkeep of the site. Right? The last article of today's lecture, Climate Change Performance Index 2024 was released on the sidelines of ongoing conference of parties 28 at Dubai. CCPI के अंदर इंडिया रैंक 7 दिस ईयर, अप 1 स्पॉट फ्रॉम द प्रीवियस वन. पिछले साल से 1 स्पॉट ऊपर. CCPI के बारे में पढ़ते हैं पहले, तो फिर हम इसमें CCPI के क्या हाइलाइट्स हैं इंडेक्स के वो देखेंगे. CCPI सबको पता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, एक स्कोर कार्ड है, एक रैंकिंग सिस्टम है जो बताता है कि कंट्रीज कैसा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या नहीं इन प्रोटेक्टिंग द क्लाइमेट. पर्पस क्या है CCPI का? 2005 में इट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड. इसका मेन काम है टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि कैसे कंट्रीज परफॉर्म कर रही हैं इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. हमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, हमारी रिवीजन बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा टेस्ट दो, अच्छा बताओ इसका जवाब. हम क्लाइमेट चेंज को लेके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. सो इट्स अ स्कोर कार्ड कि आप कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेट्स सी. तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं. सो इट्स लाइक अ टूल टू मेक इंटरनेशनल डिस्कशंस अबाउट क्लाइमेट इश्यूज मोर ट्रांसपेरेंट. So it's a way to compare the efforts of 63 countries and European Union which together account for 90% of global greenhouse gas emissions, more than 90%. So CCPI looks at 4 main things: greenhouse gas emission, renewable energy, energy use, climate policy. Energy use मतलब how efficiently a country is using the energy. Climate policy मतलब it assesses the policies, the actions a country is taking to address the climate change. अच्छा, इंडिया की रैंकिंग अभी मैंने आपको बताया. पब्लिश पहले तो ये देख लो, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क पब्लिश दिस इंडेक्स एनुअली, हर साल. इंडिया मूव्ड अप 1 स्पॉट, इंडिया की रैंकिंग है 7th. CCPI not only rank the countries but also looks at how much each country is actively working to meet the climate goals that were agreed upon in Paris. Right?
Top performers, Denmark is doing best when it comes to efforts against climate change. Denmark. टॉप पोजीशन रिटेन कर रखी है विद स्कोर ऑफ 75.59%. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. फर्स्ट 3 रैंक्स आर लेफ्ट वैकेंट. मतलब इवन द टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज हैवंट अचीव्ड अ वेरी हाई रेटिंग इन रीसेंट ईयर्स. इसीलिए जो पहली 3 पोजीशंस है, दे आर लेफ्ट एम्प्टी एज नो कंट्री हैज रीच्ड दैट एक्सेप्शनली हाई स्कोर. एस्टोनिया सिक्योर्ड सेकेंड पोजीशन, 72% का स्कोर है, गुड एफर्ट्स है. फिलीपींस का थर्ड स्पोर्ट है, 70%. इंडिया फॉलोड क्लोजली विथ 70.2.5%. वर्स्ट, मैनी डेवलप्ड कंट्रीज, यूके, यूएस, Italy, they didn't perform as well compared to the previous year. Challenges, this suggests challenges in their climate action efforts. Saudi Arabia is the worst performer in the report. ठीक है. So what are the steps needed? देखो, reduce the amount of greenhouse gases. Right? Main contributor to climate change, carbon dioxide. It is now 50% higher than it was before the Industrial Revolution. So there is urgency of decarbonization. Right? By 2025, these countries should reach the highest point of their emissions and start reducing them. It is crucial to stay on track with the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. So there are goals for CCPI countries that they should meet. ठीक है. इंडिया स्पेसिफिक थोड़ी ऑब्जर्वेशंस की बात कर लेते हैं. इंडिया की रैंकिंग, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया हाई पॉपुलेशन भी है. इंडिया सिक्योर 4th बेस्ट रैंकिंग इन CCPI ओवरऑल. This means that it is doing relatively well. पहली 3 खाली थी ना. So this means it's doing relatively well as compared to other countries in addressing the climate change. अच्छा कर रहे हैं हम. इंडिया की large population, it plays a very important role in its high ranking. क्योंकि population इतनी है कि per capita energy use is automatically lower. That is contributing to India's favorable position. ग्रीन हाउस गैस emissions के टर्म्स में बात करूँ, एनर्जी यूज के टर्म्स में बात करूँ, तो इंडिया की रैंक 9th और 10th है. क्लाइमेट पॉलिसी में इंडिया की रैंक 10th है. ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 9th है. रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया इज रैंक 37. थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी में है, राइट. बाकी इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मीट द बेंचमार्क ऑफ कीपिंग पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस. कंसर्न ये है थोड़ा सा दैट फॉर इंडियाज कोल यूज वॉज पॉइंटेड आउट. ये हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, कि देखो हम कोल पे रिलाई करते हैं लेकिन हम ट्रांजिशन की तरफ भी मूव कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, राइट. सो हैवी रिलायंस ऑन कोल इज अ मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बट दिस रिपोर्ट पॉइंट्स आउट दैट व्हाइल वर्किंग टू फुलफिल इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स, इंडिया हैवीली रिलाइज ऑन कोल अलॉन्ग विद ऑयल एंड गैस टू मीट इट्स ग्रोइंग एनर्जी नीड्स. जरूरतें हैं हमारी, ज़्यादा है थोड़ी सी. चलिए, इसी के साथ ये सेशन यहीं खत्म करते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. इफ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. विल मीट यू टुमारो. टिल देन, टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.